इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स व्हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड? गेहूं कहां नहीं उपजता है? देखिए, हमारे देश में 5 राज्य में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन होता है। गेहूं के उत्पादन में, व्हीट के उत्पादन में हम विश्व के द्वितीय स्थान पे हैं। वो 5 राज्य कौन कौन सा है जहां गेहूं उत्पन्न होता है? उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जबकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में टोटल भारतवर्ष का 72% गेहूं उत्पादन होता है। और जो ये 5 स्टेट हमने बोला, दैट इज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इसमें भारतवर्ष का 86% गेहूं उत्पादन होता है। तमिलनाडु में ऐसा नहीं बोला गया है कि तमिलनाडु में गेहूं उत्पन्न ही नहीं होता है। तमिलनाडु बेसिकली गेहूं उत्पादक राज्य के रूप में नहीं जाना जाता है। Which of the following city is situated in the farthest east? देखिए, यहां पे तो मानचित्र का ज्ञान होना है और हमें जो 4 जो दिया गया था, लखनऊ, जबलपुर, हैदराबाद, चेन्नई, तो ईस्ट जो पार्ट है, ईस्ट पार्ट हमारे दाहिने तरफ में आता है, ठीक है ना, सबसे दाहिने तरफ में आता है। तो ये अगर हम उत्तर प्रदेश के लखनऊ को देखते हैं तो देखिए, उत्तर प्रदेश जो है आपके नॉर्थ साइड में है और थोड़ा राइट साइड में किया हुआ है, ठीक है ना। और अगर आप जबलपुर देखते हैं, मध्य प्रदेश है, तो जबलपुर जो है थोड़ा सा वेस्टर्न पार्ट में है, उत्तर प्रदेश के नीचे होता है, तो जबलपुर नहीं हो सकता है। फिर आता है हैदराबाद। हैदराबाद जो है वो आपके कहां पे है? हैदराबाद आपका जो है आंध्र प्रदेश के पार्ट में आता है। चेन्नई भी जो है वो भी आपका जो है तमिलनाडु में आता है। ये सब आपके दक्षिण के तरफ हैं और ये उस हिसाब से देखें तो ईस्टर्न पार्ट नहीं है। अगर ऐसे देखा जाए कि इंडिया का अगर ईस्टर्न पार्ट बोला जाता है तो आपको आता है उसमें मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सारे आते हैं। लेकिन हमें जो ऑप्शन दिया गया है उस ऑप्शन के हिसाब से हमें केवल लखनऊ भी एक करेक्ट ये है। Which among the following districts is not situated in the तराई of उत्तर प्रदेश? पहले जरा हम समझ लें कि तराई अंचल किसे कहते हैं। तराई अंचल को बोलते हैं फुट हिल्स। फुट हिल्स मतलब क्या है? तराई। जब पहाड़ खत्म हो जाता है उसके बाद जो समतल का पार्ट आता है उसे हम तराई कहते हैं। अब जरा देखिए कि इस मानचित्र में नेपाल से सटा हुआ जो है, नेपाल पूरा पहाड़ी जगह है, उसके बाद ही उत्तर प्रदेश ही उत्तर प्रदेश है। अब उत्तर प्रदेश का वो अंचल जो नेपाल खत्म होने के बाद, पहाड़ खत्म होने के बाद आता है, वो तराई अंचल है। लेकिन एक ब्लैक स्पॉट जो बीच में है वो हरदोई है। तो हरदोई चूंकि है तराई अंचल से काफी दूर है। अब देखिए, जैसे पिलभित, वराइच हुआ, लखीमपुर हुआ, ये सारे के सारे तराई अंचल हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो नेपाल खत्म होने के बाद ही शुरू होते हैं, मतलब वो तराई अंचल में होते हैं। द फेमस लेगुन लेक ऑफ इंडिया इज, पहले हमको समझना है कि लेगुन लेक किसे बोलते हैं। जरा इसको देखिए, बे ऑफ बंगाल आप देख रहे हैं, नीचे नीले कलर का है, उसको बे ऑफ बंगाल लिखा जा रहा है, वो बंगाल की खाड़ी है। और देखिए उसके बाद एक छोटा सा भी आपका ब्लू कलर का पोर्शन है, वो चिल्का लेक है। अब क्या होता है, लेगुन किसे कहते हैं? जब समुंदर की पानी किसी बड़े तालाब या बड़े क्षेत्र में चली जाती है, फिर वो लौट नहीं पाती है, तो फिर क्या होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे उस तालाब को हम लेगून बोलते हैं। चिल्का लेगून भी, चिल्का लेक भी वैसा ही कहानी है। जब देखिए इसमें बंगाल की खाड़ी पे जब उफान आता है तो फिर ये पानी जो है आप देखेंगे कि इसमें चला जाता है, चिल्का लेक में। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, चिल्का लेक का एरिया जो है, बे ऑफ बंगाल है, उसके बीच में कोई जुड़ा हुआ जगह नहीं है। तो कहने का मतलब है, जो पानी जब ज्वार आता है, बड़ी ज्वार आता है, तो वो चिल्का लेक में तो घुस जाता है, लेकिन जब वो लौट नहीं पाता है तो वैसे लेक को क्या कहते हैं? वैसे लेक को हम लेगून कहते हैं। और भारतवर्ष में
इस तरह का लेगून जो है, इस तरह का लेक जहां आपका पानी आता तो है मगर लौट नहीं पाता है, वो चिल्का लेक जो उड़ीसा में है, भारतवर्ष का सबसे बड़ा लेक है जो लेगून बोला जाता है। और ये खारे पानी का लेक है क्योंकि इसको पानी समुंदर का पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी मिलता है। What should be the proportion forest cover for India to maintain her ecological balance? पर्यावरण में बैलेंस रहे उसके लिए वन का होना भी जरूर है। शहरी क्षेत्र भी चाहिए, खेत की भी चाहिए और साथ साथ में वन का क्षेत्र भी चाहिए। ये बोला जाता है कि किसी भी देश के लिए उसका जो वन है वो 33.3% होना चाहिए, मतलब एक तिहाई होना चाहिए। देखिए 1990 में तो केवल हमारा 21.5% हमारा वन क्षेत्र था। अभी 2010 में ये 2% बढ़ के 23% करीब हुआ है। अभी और थोड़ा बढ़ा हुआ है, हम 24 के नजदीक हैं। तो भी आप देखिए कि हमारे वन क्षेत्र कितना कम है। हमारा अगर वन क्षेत्र वैसे देखा जाए तो हम वन क्षेत्र में अभी भी 6-3-9% करीब करीब 10% के करीब वन क्षेत्र हमारा है, जिसके लिए हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस, जो पर्यावरण जो बैलेंस है, वो थोड़ा सा डगमगाया हुआ है। Match list 1 and list 2 and find out the correct answer from the codes given below the list। तो हमने यहाँ पे तो कर ही दिया, एक ही साथ कर दिया हुआ है। जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, देखिए कहलगांव जो है, कहलगांव का थर्मल प्लांट जो है वो बेसिकली बिहार में पड़ता है। बिहार कहाँ पे? अभी बिहार में है। फिर देखिए फरक्का थर्मल पावर, फरक्का थर्मल पावर मालदा फरक्का बैरेज के में है, जो आपके मालदा के पास है, वो आपके वेस्ट बंगाल में है। फिर है रामागुंडम, रामागुंडम भी एक आपका पावर प्लांट है, वो आपका करीमनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, नॉर्थ आंध्र प्रदेश में। गंधार, गंधार बेसिकली पहले एक विलेज हुआ करता था, ये वरुच डिस्ट्रिक्ट गुजरात में है। तो फिर से बोलते हैं कहलगांव भागलपुर बिहार, ये पावर प्लांट है। फरक्का ये भी पावर प्लांट है, ये वेस्ट बंगाल में है। रामागुंडम ये भी आपके करीमनगर में है, ये आंध्र प्रदेश में है। गंधार ये वरुच के डिस्ट्रिक्ट में है जो गुजरात में है। Which one of the following state/union territories of India recorded the lowest density of population in 1991 census? 1991 के जनगणना के अनुसार हमारा कौन सा राज्य या यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा, सबसे कम पॉपुलेशन घनत्व था? जैसे पॉपुलेशन घनत्व या पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब पहले हम समझ लें। पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन घनत्व, जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है एक स्क्वायर किलोमीटर, एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। जरा फिगर देखिए, 1991 की जनगणना में ये अरुणाचल प्रदेश में जो है केवल एक वर्ग किलोमीटर में 12 आदमी रहते हैं, जबकि 2001 में देखा गया कि एक वर्ग किलोमीटर एरिया में केवल 13 आदमी रहते हैं। और 2011 का जो जनगणना हुआ उसके हिसाब से केवल 17 आदमी एक वर्ग किलोमीटर में रहते हैं। तो भारतवर्ष का सबसे कम जन घनत्व वाला जो राज्य है वो है अरुणाचल प्रदेश। The most important uranium mine of India is located at। यूरेनियम की खान जो सबसे प्रसिद्ध खान है वो कहाँ है? देखिए उस खान के जो एरिया है, या उस खान को भी जादूगोड़ा कहते हैं। जादूगुड़ा नहीं है, जादूगोड़ा है। क्योंकि हमारे राज्य में है, मेरे राज्य में है, तो ये झारखंड में है। तो झारखंड में जादूगोड़ा जो है यूरेनियम की खान के रूप में विख्यात है हमारे देश में। Which of the following states is called Tiger State of India?
भारत के किस राज्य को बाघ राज्य बोला जाता है? देखिए, ये तो था कि 2006 के पहले तक हम मध्य प्रदेश को ही बाघ राज्य बोलते थे, क्योंकि जितने भी बाघों की जनसंख्या है पूरे भारतवर्ष में, उसके 12% मध्य प्रदेश में मिलता था। लेकिन अभी जो है क्या है कि 2006 में पन्ना में बहुत सारे बाघों को मार दिया गया, मतलब शिकारियों ने मारा, ये सब शिकारियों ने क्या कहते हैं, गैर कानूनी रूप से बाघों को मारा, जिसके कारण उनकी संख्या जो है मध्य प्रदेश में 300 से घटकर 257 हो गई, जिसके कारण अब मध्य प्रदेश की जगह पे कर्नाटक आ गया है। तो फिर है कि अगर आपको टाइगर स्टेट करके कर्नाटक या मध्य प्रदेश होगा तो अभी आपको कर्नाटक ही मारना है, लेकिन अगर कर्नाटक नहीं है तो फिर आपको मध्य प्रदेश में टिक मारना है, क्योंकि अभी कर्नाटक के बाघों की संख्या जो है स्टेट वाइज मध्य प्रदेश से ज्यादा है। खासी एंड गारो ट्राइब्स मेनली लिव इन, खासी और गारो जो है जनजाति है, वो कहाँ रहते हैं? मेघालय में रहते हैं। हम पिक्चर में देखते हैं, बड़े सुंदर होते हैं ये लोग देखने में। और इनका देखिए क्या है कि ये जो मेघालय जो है, ये किसके बीच में, एक तरफ इसके आसाम है, एक तरफ इसका बांग्लादेश है। आसाम के नीचे और बांग्लादेश के ऊपर मेघालय का पोजीशन है। मेघालय में जो है सबसे ज्यादा वर्षा होता है मानसीराम में, इसके लिए इसको वेटेस्ट प्लेस ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं। तो खासी और गारो जो ट्राइब्स है, क्या है कि ये खासी और गारो ट्राइब्स कहां पे, यहाँ पे दो पर्वत हैं, खासी पर्वत और गारो पर्वत। इसी पर्वत पे ये ट्राइब्स रहते हैं, इसके लिए खासी एंड गारो ट्राइब्स बोला जाता है उनको। ये कहां पे होते हैं? मेघालय में होते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज इज नोटेड फॉर मैनग्रोव वेजिटेशन? देखिए, मैनग्रोव वेजिटेशन जो है वो दलदली जमीन पे होता है। इस पेड़ों पे श्वसन रेस्पिरेटरी रूट्स होते हैं, श्वसन जड़ होता है। ये पेड़ जो है बेसिकली बहुत ज्यादा सुंदर वन में पाए जाते हैं, और इसमें सबसे ज्यादा जो पेड़ होता है उसे सुंदरी पेड़ कहते हैं। इसी सुंदरी पेड़ के लिए इसका द्वीप का नाम जो है सुंदरवन है। तो देखिए, सजने खाली फॉरेस्ट जो है वो सुंदरवन का टाइगर प्रोजेक्ट है, जिसके लिए मैंने एक बाघ को भी देखा हुआ है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरिया इज नोटेड फॉर मैनग्रोव वेजिटेशन? मैनग्रोव वेजिटेशन का दिमाग में रख लीजिए, सुंदरी। सुंदरी वन जो है साउथ 24 परगना वेस्ट बंगाल में है। ये सुंदरवन का एक एरिया है जिसको सजने खाली बोलते हैं। सजने खाली टाइगर प्रोजेक्ट है जहां पे ये बाघ पाए जाते हैं। नीचे अंचल में आप देख भी रहे हैं। Match list 1 with list 2 and find out the correct answer from the code below the list. सिल्क साड़ी। देखिए, सिल्क साड़ी को जो हम बनारसी साड़ी बोलते हैं। बनारसी साड़ी ये शब्द जो आया हुआ है क्योंकि ये वाराणसी में बनता था। ये आज से नहीं, जमाने से बन रहा है, जिसके लिए साड़ी के नाम पे ही शहर का नाम हुआ है। भाई साहब, शहर के नाम पे साड़ी का नाम नहीं हुआ है, बल्कि साड़ी के नाम पे बनारस बना, वाराणसी बना। उसी तरह नूरजहां के वक्त से जो है ये चिकन का काम जो है, मतलब गोल्ड और सिल्वर के धागे से जो है साड़ी के ऊपर जो नक्काशी है, ये आपका लखनऊ में ही होता था। तो ये चिकन जो है लखनऊ का देन है। तो इसके लिए चिकन की साड़ी जो है, चिकन का मतलब काशीदारी जो बोलते हैं, उसके लिए लखनऊ फेमस है। टेराकोटा, टेराकोटा मतलब होता है मट्टी के खिलौने, मट्टी के बर्तन। तो गोरखपुर के क्ले जो है, मट्टी जो है, वो कुछ खास किस्म का है, जिसके लिए गोरखपुर जमाने से जो है ये टेराकोटा के लिए फेमस है। और ब्रास का तो पूरे वर्ल्ड में मुरादाबाद फेमस है। पीतल के तरह तरह के नक्काशी किए हुए जो है वो आज नहीं, जमाने से बर्तन के लिए जो है ब्रास, और विशेषकर ब्रास मतलब कांसे की जो है, इसके लिए मुरादाबाद जो है आपका सबसे फेमस है, विश्व फेमस जगह है।
Which of the following Indian state is broadly as large as the European nation Austria? देखिए अब ये एसएससी का एक स्टाइल हो गया, इसके लिए तो मैं बाद में एक चार्ट भी देता हूं किसका क्षेत्रफल हमारे किस राज्य के क्षेत्रफल से मिलता है। देखिए ऑस्ट्रिया की जो क्या कहते हैं क्षेत्रफल है, दैट इज द ऑस्ट्रिया कहां पे है जरा सा हम पहले देख लें। ये चेक रिपब्लिक के नीचे है, स्विट्जरलैंड के दाएं तरफ है, हंगरी के बाएं तरफ है और इटाली के ऊपर है। तो ऑस्ट्रिया जो है ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ध्यान देंगे, ये ऑस्ट्रिया है। ये ऑस्ट्रिया चेक रिपब्लिक या बोलिए कि इटाली के ऊपर है और स्विट्जरलैंड के दाहिने है, जर्मनी के नीचे है, इधर हंगरी के बाएं में है। यह है आपका क्या ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया का जो टोटल क्षेत्रफल है वो है 83,855 या बोलिए 84,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जबकि वेस्ट बंगाल का है 88,752 स्क्वायर किलोमीटर। तो फिर हम ऑस्ट्रिया का तुलना किससे कर सकते हैं? हमारे देश वेस्ट बंगाल से कर सकते हैं। द लार्जेस्ट इरिगेशन कैनल इन इंडिया इज कॉल्ड द, देखिए इंदिरा गांधी कैनल जो है, जिसका पहले जो नाम था पहले हम जान लें, पहले इसका नाम था राजस्थान कैनल। बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद उनके नाम पे इस कैनल को नाम हुआ इंदिरा गांधी कैनल। हमारे देश की सबसे बड़ी सिंचाई वाली नहर है ये देखिए हरिका बैरेज जो है फिरोजपुर, वहां से ये चालू होता है। इसके साथ दो नदी के पानी और मिलते हैं, वो है सतलज और ब्यास नदी। ये पंजाब से होते होकर हरियाणा से होते हुए राजस्थान के अंदर में घुसती है, राजस्थान में घुसती है और राजस्थान में ये जो है नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ द राजस्थान को संपूर्ण रूप से सिंचती है। अगर हम बोलें कि अगर राजस्थान की लाइफ लाइन है तो यही इंदिरा गांधी कैनल है, जो पहले क्या नाम था? राजस्थान कैनल। प्रूनिंग इज द एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ। प्रूनिंग क्या है? प्रूनिंग क्या है बोलता है, जो हम कैंची से जो पेड़ के ऊपर के पार्ट को जो छांट देते हैं उसे प्रूनिंग कहते हैं। देखिए ये चाय की खेती के लिए भयंकर रूप से जरूरी है। हम देख रहे हैं कि कुछ पिक्चर में डंठल वगैरह लगे हुए, ऊपर का पार्ट काटा गया है। काटने के बाद ही इसके साइड से जो है पत्ते तेजी के साथ निकलते हैं और पूरा का पूरा पेड़ जो है एक झाड़ी के रूप में हो जाता है। तो चलिए हम इतना ही याद कर लेते हैं, प्रूनिंग जो है PRUNING, प्रूनिंग जो है वो चाय के खेती के लिए काफी ज्यादा जरूरी है और प्रूनिंग का मतलब होता है पेड़ को ऊपर से छांटना। The maximum area under crops in India is used for the cultivation of। देखिए भारतवर्ष के हर राज्य में हर जमीन पे कुछ ना कुछ धान उगाया जाता है। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा अगर जमीन पे कुछ उगाया जाता है वो तो धान है। याद रखेंगे कि हम पृथ्वी के 20% चावल जो है हम ही उगाते हैं। तो और हमारा जो है कृषि क्षेत्र में हम जानते हैं विश्व के द्वितीय स्थान पे है। हमारे यहाँ 142 मिलियन हेक्टेयर जो है जमीन जो है वो खेती के लिए होता है और जिसमें सबसे ज्यादा खेती हम धान पे करते हैं। तो धान के पैदावार में सबसे ज्यादा जमीन का इस्तेमाल किया जाता है और भारतवर्ष के लगभग हर प्रांत, मतलब हम नॉर्थ इंडिया में भी धान उगाते हैं, साउथ इंडिया में भी धान उगाते हैं, ईस्ट इंडिया में भी धान उगाते हैं, यहाँ तक कि वेस्ट इंडिया में भी धान उगाते हैं। तो धान एक ऐसी फसल है जो भारतवर्ष के हर राज्य में कमोवेशी उगाया जाता है। Which of the following Indian state is broadly as large as European nation Poland? हमारे देश का कौन राज्य
एक पोलैंड जैसे देश के बराबर है। तो देखिए पहले हम जान लें कि पोलैंड कहाँ है। पोलैंड देखिए रशिया के नीचे है, जर्मनी के आपके दाहिने साइड में है, और हम चेक रिपब्लिक के ऊपर है। तो मतलब पोलैंड जो और यूक्रेन के बाएं तरफ है। तो चलिए इतना तो देख लीजिए। ये क्या है कि मेरे को बाद में ये काम में आएगा हमें। अब क्या है कि पोलैंड जो है, पोलैंड की जो एरिया है वो है 31,000 स्क्वायर किलोमीटर, जबकि हमारे मध्य प्रदेश की जो एरिया है वो है 30,000 स्क्वायर किलोमीटर के बराबर। तो मतलब है कि पोलैंड और मध्य प्रदेश को हम एक मान सकते हैं। तो चलिए कहीं का एक देश और कहीं का एक सिंपल राज्य। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट इज ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। देखिए तो ये तो हमको ऑप्शन से चॉइस करना है, क्योंकि बॉर्डर टाउन्स का अलग से लिस्ट को हमें याद करना पड़ता है। चलिए थोड़ा देर के लिए देख लेते हैं। ये गोरखपुर है, गोरखपुर से जैसे ही निकलते हैं हम नेपाल पहुंच जाते हैं। तो और गोरखपुर जो है, गोरखपुर हमारे यूपी में है। तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन दिया था उसमें से हम गोरखपुर चॉइस करते हैं। गोरखपुर हमारा बॉर्डर टाउन है नेपाल के साथ। केवल एक नहीं है, बहुत ऐसे टाउन है नेपाल के साथ हमारे जुड़े हुए हैं। तो हम यूपी में जो है गोरखपुर, ऐसे सिद्धार्थनगर भी है। द वेराइटी ऑफ कॉफी लार्जली ग्रोन इन इंडिया इज। देखिए ये तो खाली सिंपल जानने की बात है कि अराबिका, अराबिका जो है, ये अरेबियंस अराबिका बना हुआ है। ये जो कॉफी है, ये कॉफी किस कॉफी, मतलब इस क्वालिटी की कॉफी ही हमारे देश में काफी ज्यादा खेती होती है, और ये एक उन्नत जात की कॉफी बोला जाता है। तो हमारे देश में जो कॉफी उगाई जाती है उसके जो बीज हैं वो क्या है, अराबिका क्वालिटी के। Under which plan did the government introduce an agricultural strategy which give rise to the green revolution? तो बोला, पूछा गया है कि सरकार की कौन सी नियम, कौन सी आपका पंचवर्षीय योजना जिसने ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति का शुरू किया था। तो याद रखेंगे ये तीसरी पंचवर्षीय योजना थी, 1961 से 1966 में बीच में चली थी, जिस वक्त हमने सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन को ध्यान दिया। अगर सही बोला जाए तो यही एक वक्त था जब हमने हाइब्रिड बीज का, मतलब संकर बीजों का इस्तेमाल शुरू किया और फर्टिलाइजर प्रोडक्शंस को काफी बढ़ाया, जिससे हमारी खेती में काफी ज्यादा उन्नति हुई। तो ये तीसरा पंचवर्षीय योजना था 1961 से 1966। और याद रखेंगे जब भी देश ने ऐसी कोई कोशिश किया, एक ना एक युद्ध हमारे साथ हुआ है। तो हमें भूल नहीं जाना चाहिए 1962 का भी युद्ध जो हमारा चीन के साथ हुआ था। तो भी क्या है कि हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन हमने किया था। हमने सही में उन्नति ज्यादा नहीं कर पाए, लेकिन जितना किया है हमने वो भी काबिले तारीफ है। वेयर इज द बांदीपुर नेशनल पार्क। तो देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क ये 874 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ साउथ इंडिया, मतलब है साउथ इंडिया को क्या बोलेंगे, साउथ का है, दक्षिणी भारत का कर्नाटक राज्य का एक ये अभयारण्य है। पहले ये जो अभयारण्य था ये राजा मैसूर के राजा का शिकार का जंगल हुआ करता था। बाद में 1973 में इसे सरकार ने अधिग्रहण किया, तो और ये बांदीपुर नेशनल पार्क के रूप में जाना जाने लगा। और ये बेसिकली नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में भी आता है। तो जिसके कारण, क्योंकि नीलगिरी पर्वत इसके बाजू में ही है, तो नीलगिरी बायोस्फीयर के अंडर में भी आता है। तो ये बांदीपुर नेशनल पार्क जो 874 स्क्वायर किलोमीटर का है वो कर्नाटक स्टेट में है। पहले ये मैसूर राजा का क्या कहते हैं, प्राइवेट जंगल हुआ करता था। 1973 में इसे नेशनलाइज हुआ और यहां पर बांदीपुर टाइगर प्रोजेक्ट का स्थापना हुआ।